आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Yes. At last we did. We finished at the concentric circles. So today, put your concept as case of road. Case of road. Case of road. Actually, what happens? Suppose if you are taking a road here, और ये अपनी एंगुलर वेलोसिटी इससे सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा से, W से, ठीक है। और तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है कि जो रोड का हर पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है रोड का, वो सेम टाइम में अपना मोशन, अपना सर्कुलर मोशन पूरा कर देगा, ठीक है। सो ऑल पॉइंट्स ऑन रोड कंप्लीट। देखो इसके कितने भी कोई भी पॉइंट ले लो, ऐसे ये सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना। ऑल पॉइंट्स ऑन रोड कंप्लीट circular motion in same time, so they have same angular velocity. और आपको ये मालूम है कि v जो है वो ओमेगा r होता है, VWR जो आप बोलते हो ओमेगा r। तो आप मुझे बताइए जितना पॉइंट दूर होगा, सपोज से स्मॉल r, ओके, जो स्मॉल r है, जितना आप r क्या है, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, इससे आपके उस पॉइंट की दूरी जिसका आप सर्कुलर मोशन कंसिडर कर रहे हो, तो जितना पॉइंट दूर होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? इसका कोई एग्जांपल दे सकता है कोई? डोर है, डोर को अगर आप जहाँ पे कुंडी लगी होती है वहां से खोलते हो तो खुल जाता है ना, और जहाँ से उसका ज्वाइंट लगा होता है वहां से अगर धक्का मारते हो तो थोड़ा जोर लगता है ना। तो ये क्या कह रहा है, v इक्वल्स टू ओमेगा r। अगर आप देखें तो जो पॉइंट सबसे दूर है, फारदेस्ट है, तो वो फास्टेस्ट है, राइट। सो द पॉइंट विच इज फारदेस्ट, मतलब ये वाला पॉइंट। आपने देखा भी होगा, आप किसी अपने स्टिक ले लो, कोई उस स्टिक को ऐसा घुमाओ, ठीक है, और अगर वो किसी को हिट हो जाती तो उसका अगले वाला हिस्सा, टीचर भी जब डंडे मारते थे छोटी क्लासेस में, क्या होता था, जो अगला हिस्सा कई बार उंगली पे लग जाता था, बहुत दर्द होता था। क्यों? क्योंकि जो उसकी हाथ की मूवमेंट होती थी, उस हाथ की मूवमेंट में हमें पता है कि वो सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन जो उसका जो एंडिंग पॉइंट है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती थी, ठीक है ना। सो द पॉइंट विच इज फारदेस्ट, द पॉइंट विच इज, सर बोलो, हाँ बोलो। सर ये पॉइंट लिखे करिए स्टार्टिंग से बता देना। ये लिया है कि एक रोड है, वो रोड घूम रही है, ये कह रहा है इसका हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन जो वेलोसिटी है v इक्वल्स टू ओमेगा r, वो पॉइंट जितना दूर होगा इसके सस्पेंशन पॉइंट से, यहाँ से
उतना ज्यादा वो तेज होगा, ये समझाया जा रहा है। क्लियर है? ओके नेक्स्ट हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट। सर्कुलर रोड्स, सर्कुलर रोड्स। इन सर्कुलर रोड्स में क्या होता है? यस, किसी को आइडिया हो? जैसे मान लीजिए अभी ऐसे गाड़ी जा रही है, ये ऐसे जा रही है ना गाड़ी वी से सपोज, और आपको पता है ये जो सर्कुलर रोड में आपके सामने बनाया है ये है तो सर्कुलर ना, पर आपने पूरा सर्कुलर दिखाया नहीं, तो इसकी एक रेडियस भी होगी, तो इसकी रेडियस आप ऐसे बना लो। ये बात क्लियर हुई? डायग्राम क्लियर हुआ? और अगर आप इस गाड़ी को पीछे से देखोगे, आप इस गाड़ी को पीछे से देखोगे गाड़ी को यहाँ से पीछे से देखो, कुछ गाड़ी आपको पीछे से ऐसी दिखेगी ना, मतलब आपको पिछले 2 टायर दिख रहे हैं, ठीक है? गाड़ी आपको पीछे, ये रियर व्यू है, गाड़ी पीछे से आपको ऐसी दिखेगी, आपको पिछले 2 टायर दिख रहे हैं, ठीक है? ये पीछे वाला हिस्सा है। अब आप मुझे ये बताइए, जब ये कार टर्न लेगी इसको क्या चाहिए? कार को टर्न करने के लिए क्या चाहिए? बाय टर्निंग व्हाट इट इज एग्जीक्यूटिंग? सर्कुलर मोशन। बताइए। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन डज मीन सेंट्रिपिटल फोर्स, है ना? सो इसमें लिखिए आप, when car takes a turn on circular road it will require centripetal force। लिख लीजिए, when a car takes turn on a circular road it will require a centripetal force। बात क्लियर हुई? अब बात आई कि ये सेंट्रिपिटल फोर्स अब किसने दी? कौन बताएगा? यस, ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स आई, जैसे वहां पे आप कह रहे थे टेंशन थी, टेंशन ने सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर दिया, तो सर्कुलर रोड में कौन है? देखो हमेशा ध्यान रखो, जब गाड़ी मुड़ती है ना, जब गाड़ी मुड़ती है तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से उसकी बाहर जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है कि नहीं होती है? हाँ, यस हाँ, फ्रिक्शन। सो ये जो है इसकी जब ये ऐसे जाएगी तो उसकी बाहर फिसलने की टेंडेंसी होती है, जब फिसलने की टेंडेंसी बाहर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन अंदर लगेगा, और वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन अंदर लगेगा दैट विल बिकम योर सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ लिख लीजिए which will be provided by force of static friction। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठा रहा हूँ, इनके भी आप कोई भी टॉपिक कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही होती है कि उसको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाना है, जैसे अभी हमारी रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है, ठीक है? सो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात आई, ये मैंने क्यों बताया? ये जो मैंने अभी जो बताया किसके भी आप पे बताया, मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन द कार हैज अ टेंडेंसी टू स्लाइड आउट, ओके? और जिसकी वजह से फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? सेंटर की तरफ। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से आ रहा है? यू कैन से ड्यू टू इनर्शिया
due to inertia of direction, the car has tendency to slide out due to which friction acts toward center. अब देखिए, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसको मैथमेटिकली दिखाते हैं चीज़ों को। देखो, चलिए इधर इसको हम दोबारा से एक बार रियर व्यू बनाते हैं। इस रियर व्यू में आप मुझे बताइए, आप एक बार इसको, आप इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इधर मान लीजिए, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, इधर नॉर्मल लगेगी ना, मतलब ये कांटेक्ट है ना पूरी बॉडी का, नीचे ऊपर एन लगेगी और ये v वेलोसिटी से ऐसे टर्न कर रहा है, चल रहा है। ये पीछे से रियर व्यू है, लेकिन जैसे ही ये टर्न करेगा, आपको पता है ये आप रेडियस ले रहे हो उस सर्कुलर मोशन की, उस सर्कुलर पाथ की जिस पे ये टर्न कर रहा है, और ये जो है, मान लीजिए इस गाड़ी का जो मास है वो m है, तो mg नीचे लगे। अब इसमें कुछ रह गया है बाकी? हेलो, यस, कुछ रह गया है क्या? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगाएंगे, अंदर या बाहर? अंदर। क्यों? ये Fs दिखाएंगे, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हम फ्रिक्शन वाला चैप्टर करेंगे, उसमें तो करना ही करना है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज देयर, एंड दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज जस्ट बिकॉज ऑफ inertia of direction, because when body turns it has a tendency to maintain its direction and it has a tendency to slide out. Okay, so the friction will be inward or towards center. So from this diagram, if you balance the equations, n equals to mg, and what is Fs? Yes, hello Sapna, what is Fs now? What it is behaving like? Huh? Mudita? Sir, mv square by r. mv square by r, very good. भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों नहीं बोल रहे हो कि Fs is centripetal force, that's why equals to mv square by r? आप मुझे बताइए, अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा दूंगा, वेलोसिटी जैसे ही मैं बढ़ा दूंगा, क्या मेरा फ्रिक्शन बढ़ेगा ना इधर? हाँ, यस सर। तो अगर जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन बढ़ रहा है, इट मींस अगर मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो मेरा फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा। हेलो, if we increase velocity, ये टॉपिक्स बुक से पढ़ोगे ना, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक है ना? ये सिंप्लीफाइड वे होते हैं रिप्रेजेंट करने के, ध्यान रख लेना इनको। if v is increased, velocity is increased, Fs will also इंक्रीज, है ना? और सिंपल भाषा में लिख सकते थे Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना? सो फॉर V मैक्सिमम V के लिए आपका Fs भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सो नाउ योर Fs विल बी, जो आपको पता है जो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है? Limiting friction, sir. वेरी नाइस। जो फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 से Fl तक होती है, इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है, वो हम बताएंगे क्यों लगना शुरू हो जाता है। बट तब तक आप याद रखिए, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो Fl होती है। दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। आसान लग रहे हैं अब आपको? कनेक्ट हो रहा है मुदिता? Yes, sir.
सो दिस इज म्यू एस एन, इतनी होती है ना एफ एल, म्यू एस एन। तो हम क्या करेंगे, एफ एल हमारा आ गया कितना, जैसे आपका फॉर्मूला क्या था, एफ एस था एम वी स्क्वायर बाय आर, आप बोल रहे हो इसको मैक्सिमम लेना है, तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये तो एफ एल हो गया। तो एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर, ये एफ एल है, म्यू एस एन, एन कितना है एम जी, सो एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर। If you find out V max here, that will be mu s r g, mu s r g। So आपने क्या देखा, जो V max आई है, सर ये म्यूएस क्या है यहाँ पे? coefficient of static friction सर फिर इसकी वैल्यू दी होगी सरफेस के लिए, जैसे भी सरफेस लोगे coefficient of static friction, ये क्वेश्चन में दिया होगा, देखो। सो वी मैक्स क्या है, म्यू एस आर जी, तो आपका आंसर आया म्यू एस आर जी, ठीक है ना, ये आपकी वी मैक्स आ गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, यस इंटरप्रेट करना, कैसे इंटरप्रेट करोगे, व्हाट इट मींस। हाँ सर ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे अगर कार टर्न करेगी तो वो स्लाइड आउट नहीं होगी, मतलब स्लिप नहीं होगी। अगर इससे ज्यादा, हाँ अगर इससे ज्यादा अगर लेगी तो फिर वो हो जाएगा एक्सीडेंट वगैरह, मतलब हाँ, ठीक है ना। तो मतलब क्या मीनिंग हुआ इसका, कि जो कार है अगर वो अपनी जो नॉर्मल यूजुअल स्पीड है उससे ज्यादा फास्ट, ये मतलब आप ये कह सकते हो ये वो वेलोसिटी है जिससे वो टर्न करेगी ना, इस वेलोसिटी तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल का काम कर देगा और उसको सर्कुलर मोशन में मूव करवा देगा। अगर इससे ज्यादा हो गई तो वो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाएगा। सो this is maximum velocity up to which static friction will behave as centripetal force। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं पता है आपको, जैसे आप कई बार आपने देखा है शार्प टर्न्स होते हैं बिल्कुल एकदम जैसे एक तो ऐसे कर्व आया एकदम, कई बार ऐसे ऐसे एकदम, जैसे माउंटेन एरिया पे जाओ आप तो शार्प टर्न्स होते हैं वहाँ पे, इवन मिरर्स भी लगे होते हैं कॉर्नर पे कि सामने वाले को दिख जाए कि उधर से क्या आ रहा है, देखा है, हेलो सुना है, पढ़ा है कभी कि शार्प टर्न्स पे मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर्स लगे होते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ा था कि प्लेन मिरर की एप्लीकेशन बताइए, तो शार्प टर्न्स पे यूज होता है। तो जो शार्प टर्न्स होते हैं उनके ऊपर आपकी जो सेफ स्पीड, इसको सेफ स्पीड बोलते हैं, क्या है ये, इसको कि आप सेफ स्पीड बोल सकते हो, तो इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो शार्प टर्न्स के ऊपर और या फिर जो गीले रोड होते हैं उनके ऊपर सेफ स्पीड स्मॉल होती है या ज्यादा होती है, हाँ बोलो, मानसी, मनु, कोमल, मुदिता, बताओ। स्मॉल होगी, ऐसा क्यों, क्योंकि सरफेस के ऊपर ये म्यूएस डिपेंड करेगा, है ना, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। सो लिखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, एट शार्प टर्न्स या वेट रोड्स आप ले लेते हैं, सेफ स्पीड इज वेरी स्मॉल,
is very small, so there are chances of accidents. So there are chances of accidents. बात समझ में आई आपको? इसको बात क्लियर है? अब देखिए, ये हो गया सर्कुलर रोड का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ना इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप बोलोगे कि अगर मेरे को फ्रिक्शन पे डिपेंड ना रहना हो तो मैं क्या करूं? कोई बताएगा? अभी आपने सर्कुलर रोड लिया है जो कि फ्लैट है, फ्लैट रोड, मतलब उसकी वो उठा नहीं हुआ है। समझ रहे हो आप बात? ये रोड देखे है ना, जब आप टर्न लेते हो तो थोड़े से उठे उठे होते हैं ऊपर से, और एक होते हैं फ्लैट बिल्कुल। तो अभी आपने जो केस पढ़ा है वो सर्कुलर मोशन फ्लैट का है, एंड इन दैट केस इन द फ्लैट सर्कुलर रोड्स फ्रिक्शन इज एक्टिंग, ये फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे जैसे सरफेस चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सेफ स्पीड चेंज हो रही है। तो हमें अगर फ्रिक्शन से डिपेंडेंस हटानी हो तो हम रोड्स की बैंकिंग करते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकिंग करते हैं। सो लिखिए, टू डिक्रीज द डिपेंडेंस ऑन फ्रिक्शन वी बैंक रोड्स। While banking road, what we do? We raise the outer edge. समझ रहे हो आप बात? मैं अभी ऐसे आपको विजुअलाइज करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट बैंकिंग आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? We raise the outer edge higher as compared to inner edge. ठीक है? तो एक तरीके से अगर इसका डायग्राम आप डायग्रामेटिकली इसको दिखाना चाहें तो डेफिनेटली आप ऐसे दिखा सकते हो, प्लेन के ऊपर तो ऐसे दिखा सकते हो, ये रोड उठ गया है, ठीक है ना? ऐसे ये ऐसे कर्व है, फिर आगे से तो यहाँ पे आपकी वही फिर से गाड़ी है, भाई इमेजिनेशन कर पा रहे हो? मतलब आप अपना बिल्कुल इस फिगर को भी ना समझ के आप अपने रोड को थोड़ा सा बैंकिंग लो, थोड़ा सा उठाओ अपना हाथ को, पहले अपने हाथ को हवा में रखो, उस हाथ को एक साइड से उठा दो और ऐसे गाड़ी जा रही है, ऐसे सोचो, समझे आप? और ये आपको ऐसे पीछे से रियर व्यू ही है, क्लियर है? तो 2D पे बनाना, प्लेन पे बनाना पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे होता तो होगा पर मुझे तो नहीं आता ऐसे दिखाना, ठीक है ना? तो आप समझ लेना इसको कि ये रियर व्यू है अगेन। और अब आपने रोड्स की बैंकिंग कर दी। अब देखो अब क्या हुआ, क्या होगा इधर? अब पहले इसकी एफबीडी बनाओ, नॉर्मल, यस, मान लीजिए आपने ऐसे बैंकिंग जो की है वो थीटा की है, ठीक है ना? तो इधर क्या टूटेगा? एन कोस थीटा, और इधर एन साइन थीटा, और इसमें mg कहाँ लगता है? इस नीचे लगेगा, हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर, है ना? तो आप मुझे ये बताइए, अब यहाँ पे कौन सेंट्रीपिटल का काम करता हुआ नजर आ रहा है आपको? n sin थीटा, है ना? तो ये जो n sin थीटा काम कर रहा है, देखो जो n कोस थीटा है वो तो mg के बराबर, आप देख रहे हो?
टीचर्स एफबीडी अलग से नहीं कराते, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बेटा ऊपर ये लग गया, नीचे ये लग गया। आप ऑर्डर में चले, आपको डायग्राम्स मुश्किल ही नहीं लग रहे, आपने एफबीडी बनानी सीखी, आपने फोर्सेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो हर चीज का एक ऑर्डर है, आप उस ऑर्डर को से नहीं करोगे, उस स्ट्रेटेजी से नहीं करोगे तो चीजें आपको मुश्किल लगने लग जाएंगी। फिजिक्स मुश्किल नहीं होती, कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है, रिप्रेजेंट करने वाला, उसको प्रेजेंट करने वाला उसको मुश्किल या आसान बनाता है, ये ध्यान रख लो। सो n cos थीटा mc के बराबर, तो n sin थीटा किसके बराबर? अंकुश किसके बराबर है? अंकुश बताओ आप। हाँ, n sin थीटा किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगी है सर। हाँ, तो सेंट्रीपिटल कौन होती है बताओ? mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। mv स्क्वायर बाय r। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड। n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, नीचे g आ जाएगा, mg आ जाएगा ना, mg। क्या करूं? टेंजेंट थीटा आ गया ना यहाँ से, कितना? v स्क्वायर बाय आर जी। आ रहे होंगे याद फॉर्मूले क्लास 11 के। थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। अगर आपसे कोई पूछ ले, जैसे मान लो आप किसी मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो और आपसे पूछ ले कि जैसे आपने 11th करानी है, तब जब 10th से बच्चा 11th में आता है तो उसके लिए तो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, उसको तो इवन ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी थोड़ी पता होती है। हाँ, उसको ये पता होता है टेंजेंट थीटा होता है, सेकेंड थीटा होता है, वैल्यूज पता होती है। फिर जैसे ही आप उसको को बोलोगे कि ये थीटा जो इधर था टेंजेंट थीटा, आप टेंजेंट को उधर ले गए, आप देखना जनरली ऑलमोस्ट हर टीचर आपको ऐसे बोलता मिलेगा, बेटा देखो थीटा ये है, टेन उधर चला गया, इनवर्स बन गया, ये भी स्क्वायर बाय आर जी। पहली चीज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, कभी भी ऐसे जाता नहीं है ये, ऐसे नहीं बोलना कि ये उधर चला गया। और अगर आप मैं जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि सपोज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट एंड यू आर टीचिंग मी फिजिक्स एंड यू हैव रिटन over there that tangent theta is v square by rg, and in the next step you write tangent inverse, ऐसे बोल देते। तो मैंने पूछा कि मैडम ये क्या होता है, सर ये क्या होता है, तो आप बोलोगे बेटा कुछ नहीं होता, ये उधर चला गया, इसकी वैल्यूज टेबल में दी होती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, आपको पता लग जाएगा। टीचर ऐसे नकार देते हैं। आप मुझे बताइए टेंजेंट इनवर्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो कोई बताएगा? दोनों साइड से टेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं, फिर टेंजेंट इनवर्स tan x की वैल्यूज जो होती है वो x होती है। ओके, दैट्स गुड। बट टेंजेंट थीटा में और टेंजेंट इनवर्स में मतलब एक होती है ट्रिग्नोमेट्री, एक होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसको अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लाइन में मुझे डिफरेंस बताइए क्या है, तो कैसे बताओगे? है तो ये भी फंक्शन, भाई देखो tan थीटा, ये फंक्शन किसका है? थीटा का। आपने देखा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल भरा जाता है, इसमें टेंजेंट इनवर्स में वैल्यू भरी जाती है, एंगल आता है। ये फर्क होता है, लिख लेना अपनी कॉपी के ऊपर इन शॉर्ट, ठीक है। वैसे बता दिया मैंने सिर्फ टीचिंग पर्पज से कि अगर टीचिंग करनी हो करोगे तो ये चीजें ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था मैं सिर्फ सिलेबस नहीं करा रहा, मैं आपको आगे के लिए तैयार भी कर रहा हूँ कि आप पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ाना चाहिए और कैसे हमें चीज़ें टैकल करनी चाहिए। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे, आप मुझे बताइए ये जो आई है वी, ये जो अभी निकल के आया टेंजेंट थीटा v स्क्वायर बाय आर जी, हाँ ये यहाँ से
आप v निकाल सकते हो ना, rg टेंजेंट थीटा। कुछ मतलब पड़ा नजर आ रहा है इसमें कि 11th में ऐसा कुछ किया था, rg टेंजेंट थीटा। ये हाँ। सर हाँ सर। क्या? हाँ सर हमने रोड को स्मूथ लिया है क्या? क्या यहाँ पे? हाँ। नहीं, स्मूथ नहीं लिया। अब बाहर जाने तो की फिर टेंडेंसी खत्म हो गई क्योंकि बैंक कर दिया आपने, मतलब फ्रिक्शन सर- रिड्यूस कर दिया आपने। फिर इसलिए हमने फ्रिक्शन का फैक्टर कंसीडर नहीं हाँ, किया। इसलिए कंसिडर नहीं किया। आप सोचो, अगर प्लेन रोड है, आप एकदम टर्न लेते हो, आपकी गाड़ी का इधर वाला पहिया उठ के टर्न, आपकी पलट जाती है गाड़ी। जैसे आप एकदम फास्ट टर्न लेते हो फ्लैट रोड के ऊपर, तो हमेशा आपकी टेंडेंसी बाहर जाने की होती है, लेकिन वो जो टेंडेंसी थी बाहर जाने की, वो टेंडेंसी कम कर दिया आपने एक साइड से उठा दिया रोड, अब उसकी बाहर जाने की टेंडेंसी है ही नहीं। अगर बाहर जाने की टेंडेंसी ही नहीं है, स्लाइड आउट करने की टेंडेंसी नहीं है, तो उसको फ्रिक्शन कैसे लगेगा? और अगर लगेगा भी तो वो सेंटर की तरफ लगेगा नहीं, अब की बार सेंटर की तरफ नॉर्मल का कंपोनेंट लगेगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? माइंड में पिक्चर बनाओ। हाँ, फिर सर फ्रिक्शन सिर्फ इस फैक्टर के कारण थोड़ी ना लगता है कि बाहर जाने की टेंडेंसी है या नहीं। मैंने क्या कहा आपको अभी जो मैंने कंसिडर किया है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जैसे अभी आप गाड़ी चल रही है, इवन हम वॉक करते हैं, फ्रिक्शन तो वहां पे भी है। आप ये कह रहे हो कि सिर्फ स्लाइड आउट करने की वजह से फ्रिक्शन थोड़े होता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, मुझे सर्कुलर मोशन करवाना है, जब वो जो फ्रिक्शन जो मेरा आ रहा है, ठीक है, वो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? वो सेंटर की तरफ नहीं लग रहा है। तो पहली बात तो अब की बार जो फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल का काम ही नहीं कर रहा है। जब हमारा बिना फ्रिक्शन के एक्सप्रेशंस निकलने में कामयाब हो रहे हैं, तो हम फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस क्यों करें? और ये भी ध्यान रखो, जो मैंने स्टेटमेंट दी है ये इसका आंसर भी है कि जो फ्रिक्शन है, अब यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा था वो बाहर फिसलने की टेंडेंसी की वजह से लग रहा था, वो टेंडेंसी आपने कम कर दी, तो फ्रिक्शन आपने कम कर दिया। तभी तो मैंने यहाँ टॉपिक लिखा है टू डिक्रीज। मैंने खत्म तो यहाँ पे बोला अब नहीं। सर्कुलर मोशन नहीं होगा सर? वो यहाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स वो नॉर्मल वाली हो गया। ये नॉर्मल वाली कर रही है। ठीक है सर। मैंने देखो यहाँ पे लिखा है टू डिक्रीज, मैंने ये नहीं लिखा खत्म कर दिया मैंने। समझ रहे हो ना? नेग्लिजिबल लेके चले। हाँ, जैसा आपको कंफर्ट लगे आप समझ लो। ठीक है, सो वीडी क्या है? वीडी, इसको वीडी बोलते हैं भाई। क्या होती है वीडी? इसको बोलते हैं डिजाइन स्पीड। जब रोड्स बनते हैं ना, तो ये, अच्छा मुझे ये बताओ, किस किस को ये फील हो रहा है कि ये 11th में है? सच सच बताना कि किसको ये फील, थर्ड चैप्टर में 11। नहीं मतलब किसको ये फील हो रहा है कि यार ये 11th में है, हमने तो पढ़ा नहीं। किसने नहीं पढ़ा 11th में? ऐसे ईमानदारी से बता। पढ़ा है पर याद नहीं है। चलो आइडिया तो है कम से कम कि हाँ था ऐसा। तो डिजाइन स्पीड क्या होती है? जो रोड्स को डिजाइन करने में ये कंसिडर किया जाता है कि इतने एंगल पे बैंक करना है, ठीक है, जी तो लगती है, और ये आर क्या है? उसकी रेडियस, जो कर्व की रेडियस आएगी, ठीक है ना। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो सेफ स्पीड बैंकिंग ऑफ रोड्स ऐसे करी जाती है। बात क्लियर हुई आपको? ये ध्यान रखना। आपको ना बच्चे बोलेंगे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, जो इंजीनियर्स और जो फिजिसिस्ट होते हैं, क्या फ़र्क होता है? फ़र्क यही होता है, हम लोग थ्योरी देते हैं, वो उन पे काम करते हैं। हमारी थ्योरी के बिना वो काम भी नहीं कर सकते। आप देख लो, अगर आपको प्रैक्टिकल में लाना है तो हमारी थ्योरी हम दे रहे हैं ना ऐसे, और हर थ्योरी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है लैब्स में। सो दिस इज स्पीड, दिस इज स्पीड which is taken under consideration
अंडर कंसिडरेशन while designing road. सर मतलब इसमें पता कैसे चलेगा कि बैंकिंग कितनी होगी? ये रहा एंगल। अच्छा, इस एंगल पे बैंकिंग करें। हाँ, उठाया आपने रोड को, आपका हाथ है ना, जो हाथ, अपने हाथ को अपने आगे प्लेस करो, इसको आप एक साइड से उठा दो, कितना उठाया है, कितना उठाना है, ये सेफ है, ये वीडियो होती है, इतना टेंजेंट थीटा से ये होता है। आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही नहीं बनाई है। जितना भी एयर ट्रैफिक है बिना ट्रिग्नोमेट्री के नहीं चलता। लैंडिंग्स होती हैं, ठीक है, रन ऑफ करता है, तो सब जो जितने भी जो फाइटर पायलट्स हैं, ठीक है, उनके पास या उनके जो रडार सिस्टम होता है और जो कंट्रोल रूम होते हैं ट्रैफिक के, उनमें सारी देखोगे ना, कभी देखा कंट्रोल रूम, कभी दिल्ली वाला देखना, उसमें मेरा एक फ्रेंड लगा हुआ है, आप उसने मेरे पास, मैंने वहां जाके तो नहीं देखा, उसने पिक दिखाई थी, कह रहा था देखो यहाँ पे सारी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं ना, वो प्रैक्टिकली यहाँ पे कर ही नहीं पाएगा। जैसे जब हम फ्लाइट लेते हैं तो उसमें क्रूजिंग, देखिए क्रूजिंग होती है, साउंड आती है कि भाई क्रूजिंग हो रही है, बेल्ट बांध लीजिए। तो क्रूजिंग में देखा आपने, वैसे हिलता है एकदम से बहुत, है ना। और जब वो टर्न लेता है, जब वो टर्न भी लेता है, तो उसकी ना, उसकी प्रॉपर एक टर्निंग के लिए ना एक एंगल होता है कि इतने पे टर्न ही करना है। तो सब ट्रिग्नोमेट्री लगता है। इधर भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में आपको बताया गया है कि टिल्टिंग जो बैंकिंग करनी है वो कितने पे करनी है। तो आपने यहाँ क्या देखा, इफ बॉडी मूव्स विद दिस डिजाइन स्पीड, मतलब आपने बैंक जो है रोड को ऐसे किया कि आपकी जो गाड़ी है वो स्पीड से टर्न कर रही है, in that case the component of the normal will act as a centripetal force and balance the weight of the body, and it will not turn, it will not go into accident. So in this case no sideway friction acts. So लिख लीजिए here what I spoke, when body moves with this speed, this design speed, the component of normal will act as centripetal force and balance the weight of body. So in this case no sideway friction, ठीक है। यस, अब आप बात आई, जैसा भी रितु बोल रही थी कि सर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे स्लीपिंग नहीं होगी, स्लीपिंग तो यहाँ पे भी हो जाएगी, पर जैसे ही स्लीपिंग होगी वहां आप क्या कंसिडर कर लोगे? हेलो रितु, यस सर। क्या बोल रहे थे आप कि सर यहाँ ऐसा तो बोल नहीं सकते ना कि फ्रिक्शन है नहीं? मैंने क्या कहा था कि है, लेकिन अभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं रहा है, कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्लिप नहीं हो रही है, वो इसी स्पीड से टर्न कर रही है, तो बाहर जाने की टेंडेंसी, बाहर फिसलने की टेंडेंसी कम हो गई। ठीक है, देखो इतने प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये, मैं आपको बताऊं। सर्कुलर मोशन बनता ही इनसे है। आप खुद सोचो, सर्कुलर मोशन की बेसिक टर्म्स हमने कल पढ़ ली। एक तो ये टॉपिक, एक जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने बताए वो, और अभी नेक्स्ट टॉपिक एक आएगा वर्टिकल सर्कल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में वर्टिकल सर्कल से बनते हैं, आईआईटी के मेंस में भी यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो देखो लिखिए
मैक्सिमम इनके ना न्यूमेरिकल कराने की भी जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल खुद है। जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, पेपर आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, सब कुछ दिया होता है, ठीक है, यही स्टेटमेंट्स दी होती हैं, सेम प्रोसीजर से फॉलो करना होता है मैक्सिमम। अपने नेट में भी आएगा, ये नेट में ऐसे नहीं आता, मतलब इनका यूज होगा सर, इनकी अंडरस्टैंडिंग से ही ना। मतलब आप सोच रहे हो मैं अगर करवाना चाहता ना तो मैं लैग्रेंजियन डायनामिक्स से अपनी ग्रेजुएशन शुरू करके आपको क्लासिकल खत्म कर देता, पर मेरी आत्मा नहीं मानती भाई। मतलब आप ये देखोगे इनका फायदा आपको यहाँ या नहीं, हर चीज में होगा यार। आप सीटेट दोगे, ठीक है, अपने डीएसएसबी के लिए के ये जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जरूरी थोड़े आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही बने। आप टीजीटी पीजीटी भी अप्लाई करेंगे, पीजीटी अप्लाई करेंगे तो आपको अपना सब्जेक्ट का पोर्शन तो करना पड़ेगा ना, उस सब्जेक्ट के पोर्शन में भी आपको ये काम आएगा। और इवन यहाँ नेट में तो ध्यान रखना, जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा ना उतना क्वेश्चन पकड़ में आएगा। ये सिर्फ आपका फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। सही है सर। ये लिखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड अबव और बिलो। Respectively from design speed for which car can take turn without slipping, ठीक है, क्लियर है भाई। सो यहाँ आप केस नंबर 1 लेंगे। केस नंबर 1 के अंदर क्या होगा, आपने कहा कि मेरी V है ना जो, वो VD से ज्यादा हो, अभी लिखा ना अबव, सो V VD से ज्यादा होगी तो क्या होगा, आरईडी छुच्छकवास 2.5 लाख रुपए देता है फिजिक्स के टीचर को 11-12, प्रोफेसर की नहीं है इतनी, पता आपको इस बात का। देख लो वहां कौन जाता है, काबिलियत होनी चाहिए। दिन रात हजारों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब उनके पेपर क्लियर करोगे, फिर उनके इंटरव्यू पैनल में बैठोगे और फिर मन चाहे पैसे लोगे, फिर वो मन चाहे काम भी कराएंगे। ये उम्र है, ध्यान रख लो। अभी जितना मेहनत कर गए उसके बाद मन भी नहीं करेगा रियल लाइफ में एंटर करने के बाद, शादी वादी होने के बाद, ठीक है। तो अपना माइंडसेट बनाओ कि जितना मेहनत कर सकते हो करो, एक दूसरे से डिस्कशन में लो, जेलसी फैक्टर को खत्म करो, ठीक है, शेयरिंग को बढ़ाओ, उतना ज्यादा फायदा होएगा। अब मैं अगर आज ये सोचने लग जाऊं कि मैंने आपको ये बता दिया, ये मेरे से आगे निकल जाएंगे, जो डिजर्व करता है उसको उतना ही मिलता है, ठीक है, कोई किसी का नहीं छीनता, ठीक है ना। ये देखो अभी केस क्या है भाई, VVD से भी ज्यादा हो गई तो इसकी टेंडेंसी कहाँ जाने की है, बाहर या अंदर। भाई देखो टर्न हो रहा था, टर्न में अब आपने कहा कि VD से कर रहे थे ना तो ठीक था, लेकिन VD से ज्यादा गए तो वो जैसे सर्कल यहां से बना रही थी, अब की बार सर्कल थोड़ा ऊपर से नहीं बनाएगी, हेलो, तो उसके बाहर जाने की टेंडेंसी हुई। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, आई एम नॉट देयर बिफोर यू, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा कोशिश करो, उसको समझो कि पहले वो टर्न जैसे ले रही थी, अब थोड़ा सा ऊपर से टर्न लेगी। सो इन दिस केस कार हैज अ टेंडेंसी टू टेक टर्न फ्रॉम हायर पॉइंट। तो इसका सर्कुलर पाथ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इसका आर बढ़ गया, समझ रहे हो आप बात। देखो VVD से ज्यादा आ गया, सो V मतलब किससे ज्यादा आ गई, RG टेंजेंट थीटा से ना, RG टेंजेंट थीटा से। आप इसमें देखो, जब ये आपको पता है नॉर्मल इधर लगना है, तो ये गलती कर रहे थे आप FBDs में, आप क्या कर रहे थे, नॉर्मल इधर बना रहे थे, नो, सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट इधर है,
तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है। सो नॉर्मल इधर लग गया। उसके बाद आपको पता है कि मेरे सर्कुलर पाथ का रेडियस ये है ना, और आपको पता है ये बाहर जाने की टेंडेंसी रखेगा, बाहर जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो इसके अंदर फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? हेलो, देखो ये यहाँ ऊपर से टर्न लेने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे इसमें जब ये ट्राई करेगा ना इसको, तो ये इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की थी, तो फ्रिक्शन अंदर लगेगा। अंदर इन द सेंस मतलब नीचे जहाँ पहिए हैं इसके, और नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, तो एफबीडी बन गई। अब कुछ मर्जी कर लो इसके साथ, लो। बात क्लियर हुई? और टिल्टिंग आपने थीटा की थी, मैंने आपको कंपोनेंट तोड़ने सिखाए थे, ठीक है। यहाँ n cos थीटा, इधर n sin थीटा, ठीक है। बात क्लियर है? हेलो, इतना क्लियर है आपको? और जो fs है, fs क्या होता है, याद हो किसी को? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन म्यू एस एन क्या होता है? ये आपने इस डायग्राम में ट्रायंगल के नीचे कोने में क्या बना रखा है? कौन सा एंगल? थीटा ही है ये सारे, ठीक है। अभी आप देखो, इसमें मैंने क्या लिखा है? इन दिस केस, लिख लीजिए, इन दिस केस कार हैज, अब इसमें कुछ बाकी है इस डायग्राम में, सोचो क्या बाकी है? कार हैज टेंडेंसी टू टेक टर्न फ्रॉम हायर पॉइंट in order to increase r, ओके। मतलब थोड़ा सा r इन द सेंस, मैंने जो आपको बात बोली वो मैंने लिखी है, तो ऊपर से टर्न ले रहा है, सर ठीक है। सर ये जो एक थीटा वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, एक बार पीछे स्लाइड करना सर। जैसे हम थीटा इसी साइड क्यों लिया, हमने दूसरी साइड क्यों नहीं लिया? इसमें कुछ ऐसा होता है ना कि परपेंडिकुलर का कुछ करके लेते हैं वो। नहीं, ये बात सिर्फ इतनी है कि ये 2D फिगर है, और हमेशा एंगल इसमें जनरली हॉरिजॉन्टल के साथ लिया जाता है। अब आपने ये वाला एंगल कंसीडर क्यों नहीं किया? आप अपने रोड को जो आपने ऊपर से उठाया है, आप उसके नीचे एक लाइन खींचो। ये वाला एंगल नहीं सर, और जैसे ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, हाँ, तो ऊपर जो एन के साथ एंगल थीटा है वो उसी डायरेक्शन में लिया है ना। मतलब एन साइन थीटा वाली साइड हम एंगल नहीं ले सकते थे क्या? नहीं, ये तो ज्योमेट्री से आया ना, ये थीटा। एक बार इसको कैलकुलेट करके देखो कि ये आएगा कि नहीं आएगा, बना के देख लो इसको। इसको बना के देखो कि ये थीटा है, तो ज्योमेट्री लगाओ। ये थीटा, तो वो थीटा कैसे हुआ? ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आप इसको, इस फिगर को ना, इस फिगर को आप ऐसे बना लो ना भाई, जरूरी थोड़ा है गाड़ी बनानी है। आप इधर इसको ऐसे बना के, इसको एक सेकेंड, इसको ऐसे बना के, ये थीटा है, आप नॉर्मल इधर लगा लो है ऐसे, ठीक है। बात क्लियर हुई आपको? इस पे लग रहा है ना नॉर्मल, और आप क्या कर रहे हो? इस पे ये थीटा लगा रहे हो, तो ये टोटल 90 था, तो जैसे बोल रहे 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ठीक तो है। तो आप सिर्फ इधर पजल हो रहे हो कि ये नॉर्मल हो, इसको फिगर को यहाँ बना लो, इस फिगर से ज्योमेट्री आ जाएगी सारी। इसलिए पजल हुए थे, जैसे ये एंगल थीटा है तो वो एंगल थीटा कैसे हुआ बस। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ज्योमेट्री से आ जाएगा तो सिंपल है। बस अगर नहीं भी पता लगे ना, तो आप ये गाड़ी वाड़ी को हटा के अपनी फिगर पे बना लो डायग्राम, सारे एंगल्स को, ठीक है। और इसी तरीके से देखो, तो मेनली क्या हुआ है, यहाँ जो फ्रिक्शन लगा है, सो फ्रिक्शन एक्ट्स डाउनवर्ड
तो आप देखो, जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो बढ़ेगा। So if we increase speed, friction will also increase. और अपनी कहाँ पहुंचेगा ये? मैक्सिमम वैल्यू पे, है ना? And will increase also increase. ये आपसे ये पूछ रहा है कि VD से स्पीड थी, लेकिन VD से भी अगर आपने स्पीड बढ़ा दी, मतलब डिजाइन स्पीड से भी आपने ज्यादा स्पीड से टर्न कर लिया, तो कितना कर सकते हो, कितने ज्यादा स्पीड से कर सकते हो, मतलब उसकी अपर लिमिट पूछ रहा है V की, तो हम वो अपर लिमिट निकाल रहे हैं यहाँ पे। हर टॉपिक के बीच बीच में अपने आप को यूं बोलते रहा करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? सो इफ वी आल्सो इंक्रीज, फ्रिक्शन विल आल्सो इंक्रीज एंड रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके सर, तो हमने स्पीड तो कार की इंक्रीज की है ना यहाँ पे, हाँ कार की है, तो फ्रिक्शन क्यों इंक्रीज होगा? फ्रिक्शन तो इंक्रीज mu n- इसलिए होगा कि वो ज्यादा टर्न ऊपर से लेगी। अब वीडी थी उसमें कोई स्लिपिंग नहीं हो रही थी, अब ऐसे वो यहाँ से अब वो और ज्यादा स्पीड से जाएगी तो और ज्यादा बड़ा आर लेगी, बड़ा सर्कल बनाएगी, ऊपर से लेगी, तो बाहर जाने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है सर। क्या हुआ, कहाँ डाउट है? सर फ्रिक्शन तो म्यू एन होता है ना? नहीं, आप उसको तो हर चीज फॉर्मूले से नहीं देखी जाती, फिजिकली सोचो। जितना फिसलने की टेंडेंसी ज्यादा उतना फ्रिक्शन ज्यादा, और फिर बोलो कि फ्रिक्शन तो इतना होता है न्यू एस एन, वो हम बाद में देखेंगे। मतलब आप फिजिकली सिचुएशन को हैंडल करो कि स्लिपिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है, जितना ऊपर से जाएगा उतनी टेंडेंसी ज्यादा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लगने लग जाएगा और आप उसको क्या बोल दोगे? न्यू एस एन। समझ में आई? यस सर। हाँ। तो सारी चीजें फॉर्मूले से नहीं बताई जाती। देखिए, अब देखो, अभी इस डायग्राम के अंदर जो डायग्राम मैंने पीछे बनाया, इस डायग्राम में कुछ मिसिंग था। इसमें क्या मिसिंग है? ये जो आपने एन साइन थीटा इधर बनाया है ना, टेक अनदर कलर, मेरे को तो कलर ही समझ में नहीं आते कौन सा दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा। ये एन साइन थीटा आपने इधर बनाया था, अगर आप इसमें देखेंगे तो जो फ्रिक्शन बनाएंगे ना, फ्रिक्शन कहीं आप एक तरीके से ऐसे बन रहा है, तो ये भी थीटा होता है इधर। मैं इस डायग्राम को फिर से बना देता हूँ, देखो डायग्राम समझना जरूरी है। जो वो डायग्राम बनाया है ना मैंने, ये वाला ये एक्चुअल सिचुएशन है। फ्रिक्शन तो यहाँ पहिए पे लगता है ना, पर एफबीडी बनाते हुए हम क्या कर रहे हैं, देखो हम जिस पॉइंट से लेंगे, इसको बनाओ, देखो आपने कहा कि सर नॉर्मल इधर लगा, ओके, अगर हम इस डायग्राम को बनाना चाहें तो इधर फ्रिक्शन लग रहा है ना एफएस, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि वो कहाँ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पर टेन हो जाएगा, दैट इज एफएल। ऐसा है नहीं है, और एफएल की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस एन। तो इसका मतलब आप इसको एफएल दिखाओ कि एफएल लग रहा है, और एफएल कितना होता है भाई, म्यू एस एन होता है। थीटा ये कितना आएगा, यहाँ कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, एन साइन थीटा, म्यू एस एन कॉस थीटा, इधर एक कंपोनेंट और टूट जाएगा, म्यू एस एन साइन थीटा, और नीचे एम जी भी लग रहा है ना, यस नीचे
एक तो ये लग गया, एक mg भी लग रहा है। बात क्लियर हुई? सो n cos theta. So for vertical equilibrium, क्या लेंगे आप बताइए? बैलेंसिंग करो भाई फटाफट। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन है ऊपर? n cos थीटा। हाँ आगे। इक्वल म्यू एस एन साइन थीटा प्लस mg. So now what you get? n cos theta minus mu s n sin theta equals to mg. फर्स्ट। अच्छा उसमें हॉरिजॉन्टल वाली में कौन कर रहा है सेंट्रीपिटल का काम? एक n sin थीटा और एक mu s n cos थीटा, दोनों मिलके सेंट्रीपिटल का काम कर रहे हैं। तो देखो n sin थीटा प्लस mu s n cos थीटा इक्वल्स टू, बताओ स्क्वायर बाय बार बार वही स्टेप रिपीट फिर हम भी कर। हाँ तो सेकंड हो गई, क्या करूं? डिवाइड कर दूं? डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, क्या होगा? n sin थीटा प्लस म्यू एस एन cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा, यही था ना? म्यू एस एन साइन थीटा, ये क्या आएगा? ऊपर mv स्क्वायर बाय r इंटू mg, mm कैंसिल, v स्क्वायर बाय rg तो इधर भी रहेगा और बाकी n कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो ये बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी। क्या करूं रिड्यूस करने के लिए? कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो ये टेंजेंट थीटा बन जाएगा प्लस म्यू एस बन जाएगा डिवाइडेड बाय ये 1 बन गया, ये म्यू एस टेंजेंट थीटा बन गया इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो यहाँ से आप v, ये v मैक्सिमम आ रही है वैसे क्योंकि आपने मैक्सिमम फ्रिक्शन दिया है ना, सो ये v मैक्स चल रही है। तो यहाँ से अब आप v मैक्स निकालेंगे तो बताइए कितना आएगा? वहाँ कितना आता था? वहाँ मैक्स कितनी आई थी सर्कुलर मोशन में? हाँ म्यू एस आर सर म्यू एस आर और यहाँ आर जी टेंजेंट थीटा डिजाइन स्पीड है। सर्कुलर मोशन फ्लैट सरफेस पे लोगे वहाँ मैक्सिमम स्पीड आई थी म्यू एस आर जी। ठीक है, और अब हम बैंकिंग कर रहे हैं, बैंकिंग में हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस किया और मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो वो कितनी आई? आर जी, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर टेंजेंट थीटा प्लस म्यू एस वन माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया, वी मैक्स आ गया। इज इट फाइन? हेलो, केस नंबर 2 बनाइए इसमें। केस नंबर 2 इज v लेस देन vd, v लेस देन vd में क्या होगा? इसका मतलब v जो है आर जी टेंजेंट थीटा। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए अब इसकी टेंडेंसी कहाँ आने की है? नीचे फिसलने की, ऊपर जाने की पहले स्लाइड आउट थी, अब vd से भी कम स्पीड से चलेगा तो अंदर आने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर। बस इन क्वेश्चंस में आपको टेंडेंसी ध्यान रखनी है कि
कि जिधर जाने की टेंडेंसी उधर ही उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगाना है। सो इन दिस केस therefore friction will act upward। डायग्राम बना दें इसका। डायग्राम में आप सिंपल ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी नीचे फिसलने की है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर। यहाँ एफएस दिखाना है, ठीक है। सारे पॉइंट, सारी फोर्सेस का एक पॉइंट ले लेना, तब डायग्राम ठीक बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है आपको? तो अब अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें, एफबीडी बनाना चाहें, तो समझने के लिए देखो, यहाँ लगा रहे थे ना आप सारी फोर्सेस, इधर नॉर्मल दिखा रहे हो, देखो नॉर्मल। अगर ये थीटा तो ये थीटा, तो ये एन कॉस थीटा, ठीक है, और इधर आपका ये एन साइन थीटा। अब देखो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, मैंने उस ऊपर वाले डायग्राम में कहाँ दिखाया फ्रिक्शन? यहाँ, बल्कि अब मैं भी यहाँ दिखाऊंगा। तो अगर आप ये एंगल बनाओगे, तो ये लाइन पीछे एक्सटेंड करोगे और ये लोगे, तो ये भी थीटा आएगा ना। आप ये गाड़ी वाड़ी हटा के सोचोगे ज्योमेट्री में, तो ये थीटा आएगा कि नहीं आएगा? सो ये यहाँ आपका फ्रिक्शन लग रहा है, इधर आपका एफएस लग रहा है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि जितना आप कम करते जाओगे, तो ये भी आप इसकी जो फ्रिक्शन जो है, इसकी जितनी ज्यादा फिसलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगता चला जाएगा ना। मतलब यहाँ वेलोसिटी कम करने से फ्रिक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वहां वेलोसिटी बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ रहा था, यहाँ वेलोसिटी घटाने से, मतलब जितना घटाएगा वेलोसिटी को, उतना ज्यादा टेंडेंसी इसकी नीचे फिसलने की है, और जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी, उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे आप कह रहे हो कि मैं इससे कम स्पीड नहीं करूंगा, यानी कि ये मेरी वी मिनिमम है, जिस पे मेरा फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है। सो आप इसको फिर से क्या लेके चलेंगे? एफएल, एंड यू नो दिस दैट दिस एंगल इज थीटा। सो अगेन यू जस्ट ब्रेक द कंपोनेंट्स हियर। क्या मिलेगा आपको? इधर एक कंपोनेंट एफएल साइन थीटा का टूट जाएगा, इधर एफएल कोस थीटा का टूट जाएगा, और नीचे एमजी लग जाएगा। इज इट फाइन नाउ? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। लास्ट पॉइंट बताना जो अभी आपने ये एफएल लिया है, कंपोनेंट तोड़े हैं इधर और इधर। मैंने कहा था कि वेलोसिटी कम कर रहे हो आप वीडी से भी, तो जितना कम करते जाओगे तो आप मिनिमम की तरफ अप्रोच कर रहे हो। तो जब मिनिमम हो जाएगी तो फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, और उसका नाम क्या बन जाएगा? एफएस की जगह एफएल बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा है कि बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू स्लो डाउन। जितनी टेंडेंसी आप बढ़ाते जाओगे, मतलब नीचे फिसलने की टेंडेंसी कब बढ़ेगी? जब आप वेलोसिटी कम करो, तो वी मिनिमम पे फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। सो म्यू एस एन साइन थीटा और म्यू एस एन कॉस थीटा। डायग्राम बन गया, फटाफट फिगर बना दो। जो वीडी है ना, वीडी हम निकाल रहे हैं कि वो वी मिनिमम और वी मैक्सिमम के बीच में लाई कर रही है। बोलो, आवाज नहीं आ रही थी तो आपकी, थोड़ा माइक के पास बोलो। सर वहाँ तो हम ये कह रहे थे कि फ्रिक्शन इंक्रीज होगा वेलोसिटी के साथ। हाँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फ्रिक्शन बढ़ेगा वेलोसिटी के घटने के साथ। हाँ यही बोल रहा हूँ सर। मैं। क्या? हाँ सर, यही बात समझ में नहीं, समझने का मतलब देखो, आपका फ्रिक्शन किस वजह से लग रहा है? नीचे आने की वजह से लग रहा है।
लग रहा है ना। और वो जो नीचे आना है वो किस वजह से आना हो रहा है आपका, वेलोसिटी सर के कम होने से। वेलोसिटी कम हो, तो वेलोसिटी के कम होने से फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, मतलब बढ़ते बढ़ते वो लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाएगा। तो अभी देखो इसका डायग्राम जब आप बनाओगे, ये बना दिया, इसमें बैलेंसिंग करो, कर दोगे ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगेन जब आप इसको बैलेंसिंग करोगे तो आपके सामने इक्वेशन देखो, n cos थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल्स टू mg, n साइन थीटा माइनस, क्योंकि सर्कल करना है तो मैं अब देखो इस वाली लाइन को, जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, ये इसमें बैलेंसिंग कर रहा हूँ तो n साइन थीटा में से इसको माइनस कर रहा हूँ क्योंकि नेट रिजल्टेंट इधर आए सेंट्रीपिटल की तरफ। सो n साइन थीटा माइनस म्यू एस एन कोस थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r बन जाएगी ना फर्स्ट और सेकंड। फिर से डिवाइड कर देना और उसके बाद जो आपकी v मिनिमम आएगी यहाँ से, मतलब आपका रिजल्ट ऐसे निकल के आएगा टेंजेंट थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टेंजेंट थीटा, और ये आएगा v स्क्वायर बाय आर जी, एंड यू आर फाइंडिंग आउट v मिनिमम। सो v मिनिमम विल बी आर जी टेंजेंट थीटा माइनस म्यू एस बाय में 1 प्लस म्यू एस टेंजेंट थीटा। इज इट ओके? सो जो आपकी जो vd आई है, vd वो किसके बीच में आई भाई, किसके बीच में आई? v मिनिमम और v मैक्सिमम के बीच में, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली, आर जी टेंजेंट थीटा माइनस म्यू एस, और ये नीचे आ गया प्लस 1 प्लस म्यू एस टेंजेंट थीटा। याद करने का तरीका भी यही है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, फैक्टर वही है। कितना था, आर जी टेंजेंट थीटा मैक्सिमम है तो प्लस है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है। याद रह जाएगा ये कॉन्सेप्ट बैंकिंग ऑफ रोड्स का। हेलो, यस सर। put your heading as vertical circle now. Vertical circle does mean when you are drawing, like suppose this is a vertical circle, meaning यहाँ पे आप जहाँ सस्पेंशन लीजिए, मतलब यहाँ पे कोई ऐसे आपने कुछ लटकाया हुआ है, ये ऐसे ये घूम रहा है, इसमें खड़े करके सर्कल को खड़ा कर दिया आपने, ये वर्टिकल सर्कल, ठीक है। सो हमने क्या लिया, एक थ्रेड से m मास को बांधा है, थ्रेड को विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, नाउ वी रोटेट इट। और हम मतलब मैंने सिचुएशन ली है कि थ्रेड से मैंने पत्थर को बांधा, m मास की बॉडी को बांधा, और उस दिन इसको घुमाना शुरू किया, और इस तरीके से घुमाना शुरू किया कि वर्टिकल सर्कल बना। तो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि ये थ्रेड जो आप घुमा रहे हो, ये वर्टिकल सर्कल कब पूरा कर पाएगा, मतलब ऐसे घूम के वापस इधर आ जाए, और ये आप, हाँ टाइम निकाल, टाइम नहीं, मुझे तो कंडीशन जाननी है पहले कि आप जो ये ले रहे हो ना वर्टिकल सर्कल, आप किसी चीज को घुमा रहे हो, तो आपने ऐसे घुमा के छोड़ दिया, ये कंप्लीट सर्कल कर जाएगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए आपको? सर वेलोसिटी की कंडीशन, हाँ, और टेंशन की कंडीशन। वेरी नाइस। टेंशन में क्या, 0 होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए। सर 0 से तो ज्यादा ही होगी। मतलब पहली कंडीशन है वर्टिकल सर्कल पूरा करने की कि थ्रेड में खिंचाव नहीं रहेगा। ये मान लो ढीला हो गया ऐसे बीच में, तो सर्कल पूरा कर देगा? नो सर। मैंने कुछ बनाया आपके सामने, देखा मैं कि अगर ये ऐसा हो गया तो क्या ये सर्कल पूरा कर देगा? बीच में से ही आ जाएगा इधर उल्टा, ऊपर जाके गिर जाएगा, नहीं तो यूं का यूं। प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचो तो टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, यहाँ पे ये थ्रेड है, थ्रेड ये m मास बॉडी है, ठीक
ठीक है, टू कंप्लीट द सर्कल, to complete the vertical circle there must be T, that is tension in the thread, which is T greater than 0. To complete the circle, vertical circle, tension in thread T greater than 0. So let me take the general case for the formulation of this concept. General case, ठीक है. अभी मान लीजिए आपका जो बॉल है इधर ऐसे, और वो किसी थीटा एंगल पे, मैंने इन जनरल केस ले रहा हूँ मैं, कहीं थीटा पे पहुंचा हुआ है आपका ये, ठीक है, मतलब सर्कल कर रहा है पूरा, मतलब सर्कल में घूम रहा है, पूरा नहीं कर रहा है, लेकिन हम कंडीशन निकाल रहे हैं उसके लिए क्या, कि वो टेंशन जैसे लगेगी, आप कह रहे हो टेंशन लगनी चाहिए तो कितनी लगनी चाहिए, वो आप सब निकालोगे. तो मैंने कहीं बीच में ले लिया इसको, ये थीटा पे, तो बनाइए एफबीडी इसकी. टी लगी, ओ बोलो, हेलो, उधर वी लग रही है, उधर मतलब ये वेलोसिटी इधर जा रहा है ना, घूम रहा है ना, मतलब आपको पहले मैं कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ कि ये इधर वी से जा रहा है, वी से. तो अगर ये थीटा, तो आप इसको एक्सटेंड करो, तो ये अगर देखेंगे तो ये भी थीटा होगा ना, और नीचे क्या लग रही है, mg, तो इधर क्या टूटा है, mg cos थीटा, और इधर क्या टूटेगा फिर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin थीटा. बस है क्या इसमें, कुछ भी नहीं. सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है, बैलेंस करना, बताओ कौन बताएगा, संजू आप बताओ. कहाँ है टेंशन, और नहीं है कुछ वहां पे उस लाइन पे. अंकुश बताओ. इतनी देर से मैं इक्वेशन बनाए जा रहा हूँ, आप भी बनाओ, लिखी हुई तो समझ में आ ही जाती. मतलब आप ये कह रहे हो टी को बराबर रख दूं mv²/r के, भ्राता जी, ये इसको कौन लिखेगा, ये कौन है, ये इसी लाइन पे है टेंशन बैलेंसिंग करना. और कोई भाई, अंकुश आप बताओ. ऐसे नहीं है ये, T minus mg cos theta equal to mv²/r. mv²/r ये बनेगी इक्वेशन. तो टेंशन यहाँ से कितनी आएगी, mv²/r प्लस mg cos थीटा. सर हेलो, हाँ बोलो. इसका मतलब ये कि टेंशन को सेंट्रीपिटल से ज्यादा होना पड़ेगा, तब वो जाके एक सर्कल कंप्लीट करेगी. मैंने तो अभी कंडीशन निकाली नहीं. सर अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल से ज्यादा होना पड़ेगा मतलब क्या बोल रहे हो आप, मतलब mv²/r से ज्यादा होना पड़ रहा है टेंशन को. यस सर, वो वैल्यूज आ रही हैं, आप ये मत सोचो. आप सिंपल इतना सोचो कि टेंशन सेंट्रीपिटल का काम कर रही है, उसको सर्कल में घुमा रही है, और उसके लिए उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ये निकाला हमने. तो फिर हमने mg cos थीटा को माइनस किया है ना उसमें, इसलिए मेरी जो सेंट्रीपिटल आई है वो सेंट्रीपिटल इतनी आई है, mv²/r, क्योंकि सेंटर की तरफ ये वाली फोर्स लग रही है t माइनस mg cos थीटा. फिर हमने वहां से t की वैल्यू निकाल दी, और वो अच्छी बात है, आप इंटरप्रेट कर रहे हो कि t की वैल्यू mv²/r से ज्यादा आ रही है, वो तो दिख रहा है.
लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हो, जो ये टी है ना, टी, आप एक चीज और देखो, ये जो टी है ये वी के वेरी करने से और थीटा के वेरी करने से भी चेंज हो रही है। आप क्या देख रहे हो, अभी आप कह रहे हो मैं वी और थीटा को चेंज करा के टी चेंज करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता हूँ। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी, तो मैं इसको वेरी करा सकता हूँ। बात समझ में आई? यस सर। हाँ। और ये v है ना, v यहाँ पे ये जो है वेलोसिटी, जो स्पीड हम लेंगे, इधर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अभी हम इसमें यहाँ यही निकालेंगे कि ये मैं v और थीटा चेंज करूं तो मेरा टेंशन मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, क्या वो टेंशन मिनिमम 0 होगा या नहीं होगा। अगर वो 0 होगा तो जो आपका धागा है, वो थ्रेड है, वो स्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो we see that t will vary as v and theta keeps on changing for changing. Okay, so now we will check for minimum tension, and if it is non-zero, मतलब अगर ये 0 ना आया तो आपका धागा नहीं टूटेगा, वो वर्टिकल सर्कल पूरा करा देगा। and if it is non-zero, thread will not slack. ओके, सो एक बार करते हैं, इसकी सिचुएशन करते हैं। देखो, अभी आप इसमें मान लीजिए यहाँ वही सेम केस लो, इस वाले पॉइंट के ऊपर मान लीजिए आपने VL स्पीड दी थी। VL में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोअर पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है ना, आपके सर्कल का। और मान लीजिए वो ऐसे आपको चलते चलते आपकी टेंशन अभी इसमें लग रही है और वो घूमते घूमते वो यहाँ पहुँच गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी ना। आप देखते हो ना, कोई भी चीज ऐसा घुमाओगे तो वो ऊपर जाते जाते थोड़ा सा स्पीड कम होएगी, फिर वापस गिरेगी। तो यहाँ पे इस पे VM बोल देंगे, यानी कि यहाँ पे आप लिख लेना टेंशन विल बी मिनिमम। आप मिनिमम टेंशन निकाल रहे थे ना, कि हम ये देख रहे हैं कि भाई मिनिमम कितनी टेंशन आएगी, क्या धागा टूटेगा नहीं टूटेगा। तो हम वो टेंशन से निकाल रहे हैं कि वो मिनिमम कहाँ आ रही है, कितनी आ रही है। तो हमने देखा टेंशन विल बी मिनिमम एट टॉप। व्हाई? बिकॉज V will be minimum there, because the T is varying in accordance to V. If V is minimum, then tension is minimum. So tension will be minimum at top, because V will be minimum there. चलो आप मुझे बताओ थीटा कितना बना? 180 डिग्री। आप कह रहे हो T मिनिमम लग रहा है इधर। अगर मुझे यहाँ कुछ सॉल्व करना हो तो मैं क्या करूं? बताएगा कोई मुझे कैसे करूं? ऊपर निकाल के आए हो T का फॉर्मूला V²/R + mg cos θ, ये निकाला आपने। वैसे कोई मुझे ये बताए
Why velocity is minimum there at the top? कौन बताएगा या नाम बोलूं? मुस्कान आप बताओ। ये मैंने कहा कि मिनिमम है टॉप पे, क्यों होएगी मिनिमम है टॉप पे? अंकुश आप बताओ। मोनिका, मन्नू, कोई आइडिया हो किसी को बताओ? कोई आइडिया नहीं है तो वेलोसिटी से क्या लेना देना 180 का? ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैं तो ये सोच रहा था तुम्हें पता होगा। पेंडुलम नहीं पढ़ी कभी? अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लिख लो। मतलब मैं कुछ पूछ लूँ तो ठीक है, खुद कुछ पूछना नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आगे से पोटेंशियल मैक्स टॉप, हाँ वहाँ काइनेटिक जीरो है। मैक्सिमम, हाँ मिनिमम हो जाएगी एट टॉप पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है। दैट्स व्हाई वेलोसिटी विल बी मिनिमम। छोटी सी बात थी, ये बड़ी बना दी। mv²/r प्लस mg cos थीटा। अब आप यहाँ लिखो इसको, mv²/r प्लस mg cos थीटा निकालो, भर दो इसमें। मतलब आप t मिनिमम निकाल रहे हो ना। फॉर मिनिमम यू हैव v मिनिमम, mv आपने m बोला इसको, बाय r प्लस mg cos 180 कितना बना? -1 माइनस mg। ठीक है, तो t मिनिमम 0 से ज्यादा आई कि नहीं आई? हेलो, तो t मिनिमम आपने निकाल ली ना, t मिनिमम इज ग्रेटर देन 0। और आप यही कह रहे थे अगर मेरी नॉन जीरो आई तो आपका धागा नहीं टूटा। लेकिन ये क्या करता है, लिमिटिंग कंडीशन के अंदर इस t मिनिमम को 0 ले लेता है। लिखो बट अंडर लिमिटिंग कंडीशन we take t minimum equals to 0 for the numerical problem. So what happens? mvm square by rg, mvm square by r minus mg equals to 0. When you find out vm here, so you get root rg. तो आपको एक बात पता लग गई, ऊपर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है? फिर रूट आरजी होती है। ठीक है, अब बात आई, अब हम बात कर रहे हैं लोअर पॉइंट की। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना आपको कि ऊपर टॉप पॉइंट पे टॉप पॉइंट क्या आ रही है। इस चैप्टर का मैं ये लास्ट पोर्शन करवाऊंगा, इसके बाद इसमें आप जो पढ़ना चाहें अपना खुद पढ़ लेना भाई, जो मेन थे मैंने करवा दिया। ठीक है, वर्टिकल सर्कल वो रोड का भी करा देगा, रेड का भी करा देगा। ठीक है, और बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वैसे तो कितना करेंगे वो आप खुद कर लेना, मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिया आपके। ठीक है, हाँ जी, इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर v मैक्सिमम आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं कह रही हूँ कि अगर इस वर्टिकल सर्कल जो है हमारे पास, उसमें जो v मैक्सिमम होगा वो कहाँ होगा? अभी निकाल रहे हैं, देखेंगे। तो आप बताओ कहाँ होगा? हाँ, कहाँ होएगा?
आपके अकॉर्डिंग कहाँ होना चाहिए? अभी तो पीछे बोला आपने, मैंने डिब्बा बनाया जो क्वेश्चन पूछा था ये लोअर पॉइंट पे। अभी निकालो आप फॉर लोअर पॉइंट, इसको वेरीफाई भी कर देंगे हम। फिर लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट के लिए क्या होगा, एंगल कितना होगा? लोअर पॉइंट से तो हम सब स्टार्ट करेंगे ना। अब वापस भी तो वहीं आएगा। तो आप सब वहाँ लोअर पे आगे पॉइंट, तो बोलो। अच्छा मुझे आप ये बताओ, आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ इस वाली सिचुएशन में। एनर्जी कंजर्वेशन जो ऊपर वाली कंडीशन बनाई ना आपने यहाँ पहुंच के, यस सर। आप ऐसी सिचुएशन मानो कि आपकी अब ना बॉडी आपकी यही है, अभी ये वीएम है ना यहाँ पे स्पीड, और आपने निकाल लिए रूट आर जी है। और आप ये कह रहे थे वीएल से मैंने इसको स्टार्ट किया था, ये आर है, ये आर है, ठीक है। तो लोअर पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी निकालनी हो आपको, तो मैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं? कैसे लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन, कौन बताएगा? वॉलंटरीली भी बता दो कुछ। एक्स्ट्रा बुलवाते हो तुम, पता है कितनी भूख लग जाती है फुल के। एनर्जी कंजर्वेशन, अरे यार टॉप पॉइंट पे लगा दो, इधर लगा दो। अब यही तो बोल रहे थे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कांस्टेंट रहनी चाहिए। सो आप क्या बोलोगे, ऊपर क्या है, mg कितनी ऊपर है इस रेफरेंस पॉइंट से, 2r, ये तो पोटेंशियल बन गई, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, वहां जाके वी एम हो गई ये, और इक्वल्स टू, ये तो टॉप पॉइंट के लिए थी तो जब चले थे, मतलब ये फाइनल पॉइंट था आपका। और इनिशियल क्या थी, हाफ एम वी एल स्क्वायर, और पोटेंशियल थी नहीं, तो ये कितना बना, 2mgr। मैंने आपको कभी स्टेटमेंट दी थी कि जिसको कंजर्वेशन लॉज आते हैं ना फिजिक्स में, सारे शॉर्टकट क्रिएट कर देता है वो mrg, ठीक है बात, ठीक है। vm की वैल्यू भर दी मैंने, रूट rg को स्क्वायर कर दिया, हाफ एम वी एल स्क्वायर, तो 5/2mgr इक्वल्स टू हाफ एम वी एल स्क्वायर। वीएल कितना आया यहाँ से, रूट 5rg, मैक्सिमम है ना उससे, तो उससे ज्यादा ही है। बात क्लियर हुई? हेलो? यस सर। और अगर मैं लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना चाहूँ तो क्या करूँ, एंगल 0 भरना पड़ेगा ना भाई, T इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। तो T अगर मैं मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ, बिकॉज V इज मैक्सिमम देयर, एंड एम वी एल रख दूंगा लोवेस्ट पॉइंट पे, एट लोवेस्ट पॉइंट। एंगल आप भर देंगे 0, दैट बिकम्स 1, ठीक है, थीटा 0। टी मैक्सिमम कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ? हेलो बोलो, वैल्यू पुट करो भाई, बताओ आंसर। क्या कर रहे हो यार, वीएल की वैल्यू अभी निकाल के आए हो, क्या निकाल के आए हो, रूट 5 6mg 6mg। टी मैक्सिमम कितना आ गया, 6mg आ गया। ये दो केस हो गए, तीसरा केस जो है ना, इसको मैं कंबाइन करूंगा उसके बाद तीनों को, डोंट वरी, एट 90 डिग्री हो, मतलब यहाँ है ना 90 डिग्री पे। सो 90 डिग्री पे यहाँ था, मतलब यहाँ से चला था, तो ये 90 डिग्री बन गई। देखो मैंने जनरल केस का पहले आपको जनरल केस बनाया, जनरल केस में फॉर्मूला निकलवा दिया, अब इसको पुट कर रहा हूँ अलग अलग केसेस। सो अब 90 डिग्री हो गया। फिर से आप क्या करो, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, चलो लगाओ। इस
इस वाले पॉइंट पे बताना एनर्जी कितनी है। इसके ऊपर मान लीजिए वेलोसिटी इधर तो VL थी, इसको आप V कौन सा मानोगे, V परपेंडिकुलर मान लूं? आप मुझे बताओ, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, हाफ mv परपेंडिकुलर स्क्वायर, काइनेटिक तो ये हो गई, पोटेंशियल बताना कितनी है, mgr। वेरी गुड, r हाइट देखनी है, सो mgr इक्वल्स टू हाफ mv l स्क्वायर। क्यों, ये लोएस्ट पॉइंट पे तो इतनी थी ना, प्लस में 0 दिखा नहीं रहा मैं। आपने वैल्यू निकाली है, किसकी निकाली है आपने वैल्यू, VL की निकाली है, यस सर। तो पुट कर दो उसको उधर, दूसरी साइड 5/2 mgr बन जाएगा, और ये mgr है, उधर जाके माइनस होएगा, तो इधर बचेगा हाफ mv परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो अगेन टू गेट v परपेंडिकुलर हाउ मच, वो 3/2 mgr बन गया, m से m कैंसिल, तो v परपेंडिकुलर √3gr आएगी। अगर ये आ गई तो टेंशन भी आ जाएगी ना, cos 90 तो 0 होना है, t वाला फॉर्मूला लगा दो, mv²/r प्लस mg cos थीटा, थीटा इज 90, दैट्स व्हाई दिस फैक्टर इज 0, है ना, ये कितना है 90 डिग्री है, दैट्स व्हाई t इक्वल्स टू mv²/r, और v कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर वाली, तो इसमें आप पुट करो, कितना आएगा बताओ जल्दी, m √3gr, 3gr स्क्वायर रूट कट गया, 3mg रह गया, 3mg रह गया, सो यहाँ से t जो है ना वो 3mg रह गया। मोनिका, अनुप्रिया नहीं है क्लास में 2 दिन से, मेरा फोन करके पूछो यार एक बार, बताना मुझे। सर ठीक। हाँ सर, जो ये हमने वी मिनिमम निकाली थी सर, ये हम कंजर्वेशन लॉ से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ सी पे मिनिमम, निकालो मिनिमम जो कौन रूट सी, जी आ रही थी ना। हाँ √r जो आई थी, हाँ एक्चुअली देखो आपको एक तो पता करनी पड़ेगी, अब दोनों जगह आपको पता ही हाँ। नहीं है तो कैसे लगाओगे। हाँ सर वही है, तो सर फिर वहाँ पे कैसे पता कर लिया हमने कंजर्वेशन लॉ लगा के कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है हाईएस्ट पॉइंट पे। नहीं, आपने अभी जो पीछे निकाला, आपने लिमिटिंग कंडीशन ली है कि वहां पे जाके थोड़ा सा थ्रेड ना ढीला होता है और t 0 हो जाता है, लेकिन सर आपने तो ये कहा था कि कंजर्वेशन से पता चलेगा कि वहाँ पे मिनिमम कैसे और यहाँ पे मैक्सिमम हाँ तो ये आ तो गया, कौन ये मैंने जो आपको सर्कल बनाया था, ये चीज, ये मैंने क्या लिखी थी, यही तो लिखी थी कि आइडिया कैसे लगा कि वहां पे v मिनिमम होने वाली है। आपको पता है ऊपर जाके जो वेलोसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होना ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी मिनिमम है, तो पहली बात तो वेलोसिटी मिनिमम इसलिए लेके चले वहां पे, और जो आपने वेलोसिटी मिनिमम की वैल्यू निकाली, जो आप कह रहे हो कि सर एनर्जी कंजर्वेशन से ही क्यों नहीं निकाली, तो आप अगर एनर्जी कंजर्वेशन जो आपने सेकंड वाले केस में लगाया है, अगर आपके पास ये Vm और ये VL दोनों ही नहीं है तो आप निकालोगे क्या, आपको एक तो चाहिए ना। हाँ सर वो ठीक है सर, फिर ये लोवेस्ट जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे सारी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी इसकी, काइनेटिक होगी। सर कैसे, यहाँ से मोशन शुरू किया, पोटेंशियल 0 है। यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो सारी एनर्जी किस फॉर्म में है, काइनेटिक की फॉर्म में है। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, घुमा के वापस लाओ तो भी तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। सर हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। हाँ, पोटेंशियल ठीक है एनर्जी 0 है, ये रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो आप, तो ठीक जरूरी नहीं है रेफरेंस पॉइंट ये लेना आपको, रेफरेंस पॉइंट आप अपना मोशन यहाँ से भी शुरू करा सकते थे, लेकिन इन जनरल ये केसेस होते हैं। मैं फिर यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ऐसे थ्रेड से यहाँ से शुरू कराना पॉसिबल सा नहीं लगता ना, कि यहाँ से अब पकड़ना पड़ेगा इसको, मैक्सिमम फिर भी यहीं आएगी, ठीक है ना। तो मैं ये जो आपको समझा रहा हूँ, ये एनर्जी कंजर्वेशन लगा के कर रहे हैं। पहला स्टेप हमने जो किया है वहाँ पे लिमिटिंग केस लिया है कि ऊपर जाने के बाद थ्रेड थोड़ा सा ढीला होएगा,
हम कह रहे थे टी मिनिमम जो आ रहा है ना, टी मिनिमम, वो टी मिनिमम इतना आ रहा है, आप कह रहे हो यार ये तो 0 से ज्यादा आ रहा है, फिर हम क्या कर रहे हैं लिमिटिंग कंडीशन में, मतलब ये मान के कि वो ढीला हो रहा है, वहां पे वी 0 हो रही है, मतलब थ्रेड स्लैक हो रहा है, तो हम वो क्या है टी 0 मान के चल रहे हैं। उसके बाद वो अपना जो मोशन है वो दूसरी साइड कवर करके अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो यहाँ √5rg दे के मैक्सिमम टी दे रहा है, और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर वाले केस में √3gr हो रही है। हाँ जी, माइक के पास बोलो रितु, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर एक बार टी ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन दोबारा बताना। मैं कह रहा हूँ आपका आंसर आया ये m²/r-mg, ठीक है। जब उसको सॉल्व करोगे तो ये टी मिनिमम जो आ रहा है, आप जिसको टी मिनिमम बोल रहे हो, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आपको ये एक्चुअल सिचुएशन पता लग गई कि मेरा धागा नहीं टूट रहा। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये मेरा धागा नहीं टूट रहा है। लेकिन आप अगर v मिनिमम निकाल रहे हो तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा लिमिट करके कि टी मिनिमम अगर हम 0 ले ले तो मेरी v आ जाएगी, अदरवाइज v हम यहाँ से निकाल नहीं सकते ना। तो सर फिर अगर हम लिमिटिंग केस लेके चलेंगे तो वी मिनिमम निकालेंगे उसमें तो फिर टूट जाना चाहिए वो, अगर हम 0 के इक्वल मान रहे हैं तो। यार एक बात बताओ, एक धागा टूटना, जो वो धागा टूटना तो आप टी से जज कर रहे हो ना, समझ रहे हो आप? यस सर, यस सर। लेकिन आप वेलोसिटी मिनिमम निकाल रहे हो, आपको मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो आप ये सोचो कि अभी धागा ऊपर गया, मतलब जो बॉल है वो ऊपर गई, ठीक है, वहां जाके उसकी वेलोसिटी मिनिमम होने वाली है, ठीक है, और वो कब होगी, आप टी मिनिमम बोल रहे हो, तो लिमिटिंग का मीनिंग क्या होता है, आप अपनी अप्रोक्सीमेशंस लगाते हो सिर्फ वी निकालने के लिए, पर आपको ये पता कि धागा नहीं टूट रहा है। धागा टूटे चाहे ना टूटे, वहां ऊपर जाके तो वेलोसिटी इतनी होने वाली है ना, समझ रहे हो मेरी बात। अपना सर्कल पूरा कराने के लिए हम क्या ले लेंगे, लिमिटिंग कंडीशन t0 लेके ये निकालेंगे। आप मेरी बात समझो, जो मैंने भी बोला ना कि धागा टूटे चाहे ना टूटे, अब आपने इसको ध्यान से नहीं सुना, इसमें मिस्टेक था। क्या मिस्टेक था जो मैंने बोला कि भाई टी अगर आप मिनिमम लें, सर्कल पूरा कराएं चाहे ना कराएं, लेकिन आपने तो अभी वो वेलोसिटी निकाल ली है कि इतनी वेलोसिटी ऊपर होगी तो ये सर्कल इधर गिरेगा, मतलब ये बॉल इधर गिरेगी और तब ये सर्कल पूरा होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये टी मिनिमम आपको लिमिटिंग कंडीशन में 0 लेके चलना है, बस ये फर्क है। अप्रोक्सीमेशंस डेरिवेशंस में होते हैं, लेकिन आपने एक्चुअल सिचुएशन भी निकाल ली कि टी मिनिमम इतना आ रहा है। ये लिमिटिंग कंडीशन का मीनिंग क्या है कि जो उसका mv²/r है ये mg के बराबर हो जाए, यही बात हुई ना, कि लिमिटिंग कंडीशन का मतलब है जो उसका वेट फोर्स है वो वेट फोर्स ही सेंट्रीपिटल का काम करने लग जाए। लिख लो इसको, जो वेट फोर्स लिमिटिंग कंडीशन इसका काम करने लग जाए। तो अभी जो समरी है अभी तक की वो क्या है, इस डायग्राम को बना लेना साथ साथ। यहाँ जो v आई है वो √3rg आई है, यहाँ जो मैक्सिमम आई थी, मिनिमम आई थी √rg आई थी, इसको मिनिमम लिख लेना, ठीक है। यहाँ टी मिनिमम कितना ले लिया था आपने, 0 के बराबर, और टी मैक्सिमम कितना आया 6 mg, यहाँ टी कितना आया था 3 mg, और यहाँ वेलोसिटी कितनी आई थी vl √5rg। बात क्लियर है।
मतलब बॉडी टॉप को इस स्पीड से क्रॉस कर रही है, 90 डिग्री वाले को इस पे 3rg से, और ये इससे। एक ना अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना वो रोड का है, उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा, और वो चेंज क्या आता है वो आप खुद निकालोगे और मुझे आंसर भेजोगे, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फिर ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है सर्कुलर मोशन का, ठीक है। इसके बाद या तो भाई मैं रोटेशनल करवाऊंगा या SHM करवाऊंगा, मैं एक फ्रिक्शन बार नहीं करवाऊंगा। प्रीवियस स्लाइड दिखाना है। सैटरडे संडे को भी होगी ना अपनी क्लास? हाँ हाँ, सैटरडे संडे को क्लास होगी, और उसमें क्वांटम सर ये बता दो मतलब क्वांटम के कौन से टॉपिक के न्यूमेरिकल के, सर फिर वो रिवाइज कराएंगे उस दिन। हाँ मैं बता दूंगा, और मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, ओके सर। देख के, ठीक है। मेरे को कई बार क्या होता है, आप बोलते हो ना मेरे पास इतने सारे काम होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा ना अभी, मतलब आप हैरान रह जाओगे कि 1 मिनट खाना खाने की फुर्सत नहीं है। और अभी फिलहाल तो मैं घर पे भी नहीं हूँ, और घर पे ना होने के बावजूद अगर रूम पे रहते हैं तो डेफिनेटली काम बहुत सारे हो जाते हैं। देखो हाँ मैं कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा आपको, मैं जो टॉपिक्स होंगे एक बार देख के, अभी तो नहीं मुझे एज इंस्टेंट ऐसे याद नहीं, ठीक है, कि कौन से करेंगे कौन से नहीं करेंगे। जो उनसे रहते हैं ना एक बार वो डाल देना, ग्रुप में डाल देना, सरीन उनके रहते हैं टॉपिक्स भी रहते हैं अपने, हाइड्रोजन एटम है जैसे एंगुलर मोमेंटम। सर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला भी रहता है? नहीं वो नहीं कर रहे सर, वो करना ही नहीं है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला कौन सा? सर जो शुरुआत में आपने छुड़वाया था, बिल्कुल शुरुआत में। अब वो मैंने इसलिए छुड़वाया था क्योंकि मैं स्टैट में करवाऊंगा, वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। ठीक है सर। देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डालना, इन केस ऑफ रोड, इन केस ऑफ रोड, आप सिर्फ मुझे ये बताइए अगर मैं थ्रेड की जगह रोड ले लूं तो क्या होएगा? 2 ही कॉन्सेप्ट आते हैं। HC वर्मा में क्वेश्चन देखना आप, उसमें आपको 2 ही कॉन्सेप्ट दिखेंगे, या तो रोड का या थ्रेड का। ना यहाँ रोड ले लो, ठीक है, R ठीक है। और आपको पता है ये कि ये अब मान लीजिए V से जा रहा है। इस वाले केस में जो सर्कुलर मोशन करना है, आप एक रोड ले रहे हो और रोड लाइट ले रहे हो, उसका मास नेग्लिजिबल ले रहे हो इन द सेंस। तो आप मुझे बताओ क्या इसमें कोई धागा टूटने वाला केस है क्या? मतलब इसमें कोई टूटने का डर है क्या? रोड तो स्लैक नहीं होएगी, चाहे T 0 हो जाए तो भी स्लैक नहीं होएगी। हाँ हेलो, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ कोई टूटने का डर थोड़े है। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए अगर ये T 0 भी हो जाए तो ये टूटेगी नहीं, लेकिन अगर मोशन स्टॉप करना है तो वो स्टॉप तभी होगा जब V 0 हो जाए, वेलोसिटी 0 हो जाए। T 0 पे तो वहाँ पे नहीं टूटती। हाँ T = 0, वहाँ देखो हमने वहाँ लिमिटिंग कंडीशन T पे लगाई थी, और यहाँ लिमिटिंग कंडीशन हम V पे लगाएंगे। तो ये आप खुद करोगे, मुझे आंसर भेजोगे। ओके सर। आप लिखो रोड विल नॉट स्लैक इवन if T 0, but if V 0, motion will stop। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, V 0 से ज्यादा आएगी, आप उसको लिमिटिंग कंडीशन, मतलब आप V 0 से वैसे ज्यादा आएगी, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन के अंदर आप उसको 0 ले लेते हो। जो V है ना, V greater than 0 है at all points, at all points, and V is minimum
at top, so it should be greater than 0. It should be greater than 0. Okay, and under limiting condition, suppose here it is Vm minimum, that is 0. Under limiting condition, V minimum वो भी at top, you will take it as 0. और मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आंसर्स जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये कंक्लूजन आएगा इसका. ये कंक्लूजन आएगा भाई V0 और जस्ट V0 कोई टेंशन 0, यहाँ टेंशन जो आएगी वो 2 mg आएगी और ये √2gr आएगी, और यहाँ जो वेलोसिटी आएगी आपकी, जो मैक्सिमम आएगी वो यहाँ पे 4gr आएगी, और यहाँ जो t मैक्सिमम आएगी वो आएगी 5 mg. क्या देख रहे हो, याद हो जाने वाली चीजें हैं ना. वहाँ √3gr था, एक कम कर दिया, 3 mg था, एक कम कर दिया, 4gr था, एक कम कर दिया, 6 mg था, 5 mg आ गया. यही था ना, देख लो हर जगह एक एक कम कर दो. ये तो 0 था ही, ये 0 हो गया. 1 था, 1 √rg था, एक और कम कर दिया, 0 रिड्यूस कर दिया. सो दिस इज मिनिमम. सो दीज विल बी द रिजल्ट देयर. तो आप मुझे ग्रुप में डाल देना, चाहे फिर मेरे पास पर्सनली टेक्स्ट करके दे देना. PDF भी सेंड कर देना. PDF भी सेंड कर देता है, मैं ही सेंड करता हूँ, आज वो सिमरन नहीं है. जस्ट वेट, कहाँ से था, समझ में आया सबको ये सर्कुलर मोशन. इसके बाद एग्जांपल्स बच गए हैं. अभी देखो इसका वर्टिकल सर्कल का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है. बाल्टी, बच्चे थे बाल्टी घुमाते हैं ना ऐसे पूरा, पानी फिर भी नहीं गिरता है. मतलब पानी, बाल्टी में पानी डाल के छोटी बाल्टी को आप ऐसे सर्कल में घुमाओ अपने हाथ को, पानी नहीं गिरता है. अगर उसकी जो स्पीड है ऊपर जो आपने निकाली √rg, वो √rg है ना, तो डेफिनेटली पानी नहीं गिरेगा. ठीक है ना. ये बता दो ना कि कितनी न्यूमेरिकल डीपली प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके. देखो भाई, इसके लिए ना मैंने आपको बताया है, सुनो मेरी बात, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं ना आपको, हाँ, आप अपनी प्रदीप जो आपके पास किताब होगी 11th 12th की, हाँ सर, ऐसा मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इससे आपकी एक तो 11th 12th पे पकड़ बनेगी, दूसरा आप जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का करिकुलम है, मतलब जो बच्चों का सिलेबस है 11th 12th का, आप वो कर लेंगे. मतलब एक तो आपका ये फायदा होगा इससे, बजाय मैं आपको HC वर्मा के, आप HC वर्मा पे आ जाना, डोंट वरी, वो जब आपके पास टाइम होगा जब आप उसको कर लेना. लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए जो इसके सोल्ड एग्जांपल दिए हुए हैं और जो अनसोल्ड एक्सरसाइज दी हुई है, आप एक बार उनसे गो थ्रू हो जाओ. मतलब अगर हाथ से निकालने का टाइम नहीं है तो एक बार सॉल्यूशन देख के ही देख लो, हाँ ये ऐसे किया, ये ऐसे किया. बस एक अंडरस्टैंडिंग आए कि हाँ ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी होता है, उसको ऐसे सोचना होता है. मैं ये अप्रोच चाह रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास. और जो अपना जो आएगा लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन जो ग्रेजुएशन का पार्ट आएगा, उसके तो न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा. क्योंकि आप मेरी भी प्रॉब्लम समझो, मेरे पास एक लिमिटिंग टाइम है, मैं 4 से 5 हफ्ते में एक सब्जेक्ट करवा रहा हूँ यार, दैट इज नॉट पॉसिबल. 3 महीने में नहीं कराते प्रोफेसर, समझ रहे हो. और मुझे तो पूरा
11 से लेके आज तक आपने जितनी मैकेनिक्स पढ़ी है ना, मैं हर चीज को टच कर जाऊंगा। आप एक बार एंड में फील करना इस चीज को, ठीक है। तो आप प्रदीप के न्यूमेरिकल करो, इससे क्या होगा, आप अपने बच्चों के लिए जो जिनको पढ़ाओगे उनके लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो। कल को एमएससी हो जाएगी, सबसे बड़ा आप यही सोचोगे कि यार अब क्या करें, पढ़ाएं या पीएचडी करें। और जरूरी नहीं है पीएचडी में एडमिशन हो, क्योंकि हर बच्चा चाहता है पीएचडी तो सरकार के पैसे से करना अच्छा होता है, अपने पैसे से नहीं, ठीक है ना। तो फिर क्या करोगे उस फ्री टाइम में, डेफिनेटली आप टीचिंग की तरफ स्विच करोगे। तो टीचिंग में जैसे ही स्विच करोगे ना, आपको इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्यों, बच्चा कहीं से कुछ भी पूछ लेगा, पर आप इन चीजों को छोड़ के बैठे हो। खुद सोच लो 11 12 छेड़े कितना टाइम हो गया आप लोगों को। अगर कोई रेगुलर टच में, दैट्स गुड, एक्सीलेंट। मैं हमेशा कहता हूँ छोटी चीज जो काम कर देगी वो बड़ी नहीं करेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। 11 12 जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल बनेंगे आपके, ठीक है रितु। तो प्रदीप है ना जो, Yes. प्रदीप से करो सब, और मुझे भी दिखाओ इन फ्यूचर की मैं इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ और मैंने इतने बच्चे पढ़ाए, ठीक है ना। यस सर। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। और मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ प्रीशा सचदेवा का। गर्ल्स को मैं गर्ल का एग्जांपल देता हूँ। प्रीशा सचदेवा मेरी 2 साल स्टूडेंट रही थी, 653 मार्क्स थे उसके आउट ऑफ 720। 100 क्वेश्चन देते थे, 150 करके बैठती थी। मतलब हम प्रैक्टिस करते करते जो उनको एक्सरसाइज देते थे ना, इतनी एक्सरसाइज करते थे वो लोग, हद थी उन लोगों की। ऐसे बच्चे मैंने कभी नहीं पढ़ाए। तभी मैं इस बात से ये कंक्लूजन निकालता हूँ, कई बच्चे ना कई बार क्या पूछते हैं, टीचर्स पूछते हैं, हाँ भाई सर कितना एक्सपीरियंस है आपका। मैं कहता हूँ सर 4 साल ही हुए हैं अभी। अच्छा सर ज़्यादा तो नहीं है, मान लो 4 भी नहीं बोला आपने, बोल दिया 2 है सर। लेकिन एक आपके साइड में बैठा है टीचर जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है। यार अगर मान लो उसने 20 साल में आज तक कोई आईआईटी नीट में कोई सिलेक्शन नहीं दिया, और हमने 2 साल में अगर नीट में आईआईटी में सिलेक्शन दे दिया, तो इसका मतलब हमारा एक्सपीरियंस अच्छे बच्चों के साथ रहा है, नालायक बच्चों के साथ तो रहा नहीं है ना। और जब आप अच्छे बच्चों को पढ़ाते हो ना, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं आया ये एक्सपीरियंस तो आ जाएगा, ठीक है। जब वीकेंड्स पे जो ये वीएमसी फिटजी वाले बच्चे आपसे डाउट लेते हैं ना, तब आप देखोगे दिन रात जागोगे खुद 2-2 घंटे की नींद लेके कि बच्चों के कल डाउट लेने, मुझे खुद 200 क्वेश्चन पहले करके बैठना पड़ेगा। कोई इतना मान नहीं है कि क्लास में खड़े हो गए, हाँ भाई डाउट बोलो, सब करा देगा। नो, वो पूरी रात बैठ के पहले उन असाइनमेंट्स को खुद करते हैं। वो अलग बात है कि हर उसी असाइनमेंट को हर साल करवाएं और फिर उनको याद हो जाता है। जैसे एक रोहतक में अभिषेक मिश्रा सर है, अभिषेक मिश्रा, उस बंदे का क्या है, वो आपसे ना ऐसे बोलेगा एचसी वर्मा में, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 33, उसको स्टेटमेंट तक याद है। आप बोलोगे ना 33 सर, हाँ पेज नंबर इस पे है 33, यही क्वेश्चन होगा ना, हाँ पूरी एक स्टेटमेंट एक डिजिट याद है। बताओ 15 साल से ऊपर हो गए उस इंसान को पढ़ाते हुए। तो ये फर्क होता है। तो ध्यान रखो, अच्छे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस लो, निखरोगे। नालायक बच्चों को पढ़ा के अपना बेस स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लेकिन अच्छों के साथ आप निखर जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो फिजिक्स के अलावा जो बातें बताता हूँ आपको मैं, ये मेरे करिकुलम का पार्ट है और मैं जरूर बताऊंगा, हर लेक्चर में बताता हूँ। जिसको कुछ लेना होगा ले लेगा। और अब इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, मेरे को भूख लग रही है, मेरा नेक्स्ट बैच भी है। ठीक है, टाटा बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो पीडीएफ कर दी? अरे हाँ पीडीएफ रह गई, मैं भेजता हूँ।